हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो काफ़ी लंबे समय तक राज्य पात्रता परीक्षा मतलब सीजी सेट की तैयारियों में लगे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्द सीजी सेट का नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को वो क्वालिफाई करे और भविष्य में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक के पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएं। तो आपके लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो राज्य पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय बाद राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ व्यापम ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी इसके नोटिफिकेशन के बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये देखना है कि व्यापम ने 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया है और व्यापम ने जो सेट एग्जाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख रखी है अगले महीने की 13 तारीख से। अगले महीने की 13 मई से सेट के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जो कब तक चलेंगे? 9 जून तक। 13 मई से लेकर 9 जून तक आप सभी इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और इसमें आपके एग्जाम होने की जो संभावित तिथि बताई गई है वो है 7 जुलाई 2024। मतलब कि बहुत ही कम समय आप लोगों के पास है। हम बहुत जल्दी और इस स्वरूप, ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये एग्जाम जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 8 जिलों में कंडक्ट किया जाएगा। टोटल 19 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर विभिन्न अभ्यर्थी अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक नॉलेज ये है कि भाई जो भी सेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा आप सबको पता है कि इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स एबिलिटी, कम्युनिकेशन, आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, आपका कम्युनिकेशन, आपका एनवायरनमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 1 कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब पेपर 1 जो होता है वो 100 अंकों का होता है। दूसरा जो पेपर होता है पेपर 2, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता है। आप जो सब्जेक्ट का चयन करेंगे उस सब्जेक्ट पर आपको पेपर 2 देना है, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी पेपर 2 जो है वो कुल 200 अंक के होंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर के 300 अंकों का एग्जाम होता है। पेपर 1 के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर 2 के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 3 घंटे 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। और इसको क्वालिफाई करने के लिए एक एवरेज परंपरा चली आ रही है कि मिनिमम 50% अगर आपने अचीव किया दोनों पेपर को मिला करके, तो आप सेट क्वालिफाई हो जाते हैं। यहां तक तो ठीक है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस 19 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान की। जो स्टूडेंट राजनीतिक विज्ञान और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्टों पर जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, उनकी तैयारियों के लिए हमारे कोचिंग ने नया बैच प्रारंभ कर दिया है। नया बैच प्रारंभ चल रहा है सीजी टेट के लिए, शिक्षकों के विभिन्न वर्ग के लिए, सीजी टेट के लिए, शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी की क्लासेस चालू हो चुकी हैं और सेट को ध्यान में रखते हुए आगामी 2-3 दिनों में क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आप सब जो सेट की अपनी तैयारियों को एक नया आयाम देना चाहते हैं, एक नया धार देना चाहते हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे कल्पवृक्ष में। आइए अब हम आज के हमारे पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस की बात करते हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही ये सेट का एग्जाम दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो आप जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो उस सब्जेक्ट में ये माना जाता है कि आपकी अच्छी खासी पकड़ है। और सेट का जो एग्जाम है, आपका जो सेट के एग्जाम का सिलेबस है वो बिल्कुल नेट के एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है उससे हूबहू मैच खाता है राजनीतिक विज्ञान का और इतिहास का। तो आपको जो नेट की तैयारी, सेट की तैयारी जो करने वाले लोग हैं उनके लिए सिलेबस लगभग बराबर है। तो जल्दी जल्दी ब्रीफ में देखते हैं कि आपको इस पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है। आपका जो पूरा सिलेबस है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, ये टोटल 10 यूनिट में बटा हुआ है, 10 इकाइयों में बटा हुआ है। ये 10 इकाइयों से टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि इस इकाइयों में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 इकाई 1 की। इकाई 1 जो है वो राजनीतिक सिद्धांत की बात करता है, पॉलिटिकल थॉट्स की बात करता है। कौन कौन से सिद्धांत? तो हमारे अंदर जो राजनीतिक एक चेतना के रूप में हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए अपने जीवन में? हमको चाहिए स्वतंत्रता, हमको चाहिए समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता।
ये सारी अवधारणाओं को हम समझते हैं इकाई 1 में, ये सब सिद्धांतों के मतलब हम पढ़ते हैं इकाई 1 में। इसके अलावा हम देखते हैं उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, इसके अलावा बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो इन सब थॉट्स के बारे में हमको अध्ययन करने को मिलेगा इकाई 1 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं इकाई 2। इकाई 2 में हमको पढ़ने हैं पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। राजनीतिक विचारक, जितने भी राजनीतिक विचारक हुए, जिन्होंने इकाई 1 में जिन शब्दों को हमने समझा, उन शब्दों की अलग अलग परिभाषा अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने दिया, अलग अलग समय पर दिया। इन विचारकों को हम लोग मेन 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक पश्चिमी विचारक, वेस्टर्न थॉट जो फिलोसोफर हैं उनकी बात करेंगे, दूसरा जो है हमारे इंडियन विचारकों की बात करेंगे, भारतीय विचारकों की बात करेंगे। तो देखिए, वेस्टर्न विचारकों में हमको पढ़ना है कन्फ्यूशियस के बारे में, चाइनीज विचारक हैं ये, प्लूटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, मैकियावेली, जॉन हॉब्स, लॉक, रूसो, हिगल, वास्ट क्रोनफोर्ड, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्पी, हैना ऑरेंज, फ्रांच फैनान, माओ जेडोंग और जॉन रॉयल्स। इन सब विदेशी राजनीतिक विचारकों के बारे में हमको अध्ययन करने को मिलेगा इकाई 2 में। वही बात करते हैं इकाई 3 की। तो इकाई 3 बात करता है सारे भारतीय विचारकों के, भारतीय जितने भी राजनीतिक चिंतन हुए। एक धर्मशास्त्र हुआ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, एक बुक मिलेगी अगना सूत्र, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, E.V. रामास्वामी नायकर, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इसके अलावा वीर सावरकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरविंदो, M.N. रॉय, मोहम्मद इकबाल। इन सब भारतीय विचारकों के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा इकाई 3 में। इन सब विचारकों के थॉट्स क्या हैं, इनकी थ्योरीज क्या हैं, सारे शब्दों को लेकर के, दीनदयाल उपाध्याय, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है इकाई 3 में। तो इकाई 1 में हम सिद्धांतों की बात करेंगे, इकाई 2 में हम राजनीतिक विचारकों के बात करेंगे। कौन से राजनीतिक विचारक? यूरोप के, पश्चिमी के राजनीतिक विचारक। इकाई 3 में बात होगी भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में। इसी के साथ आगे देखते हैं इकाई 4। जो इकाई 4 है वो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की बात करता है, कंपैरेटिवली पॉलिटिकल एनालाइज की बात करता है। इसमें हम लोग विभिन्न उद्गमों को पढ़ते हैं कि संस्थागत राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद की विधियां पढ़ेंगे। इसके अंदर में हम लोग उपनिवेशवाद, विऔपनिवेशीकरण की बात करेंगे। उपनिवेशवाद जो अंग्रेजी शासन ने हमारे ऊपर चलाया, विऔपनिवेशीकरण जो आजादी हमने अंग्रेजी शासन से पाई। इसके अलावा औपनिवेशिकता के विरोध में संघर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे, डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ राष्ट्रवाद, नेशनलिटी के नाम से। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद और गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद के रूप में हम दोनों पहलुओं को समझेंगे। इसके अलावा राज्य के सिद्धांत को समझेंगे कि राज्य के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। राज्य जो होंगी वो पूंजीवादी व्यवस्था वाली राज्य हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था वाली राज्य हो सकती है। राज्य की प्रगति कैसे हो, पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, इस पर जो विवाद चलता आ रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर औपनिवेशिक राज्य की अवधारणा को समझेंगे। इसके साथ ही वेलफेयर गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझेंगे। इसके साथ ही राष्ट्र और राज्य की अवधारणा को समझा जाएगा इकाई 4 में, जो कि बात करता है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की। इसके आगे हम बात करेंगे इकाई 5, कुछ बचा हुआ है इसमें, और हम देखेंगे राजनीतिक शासन प्रणालियां, लोकतंत्र क्या होगा, निर्वाचन पद्धति, उदारवाद, बहुमत आधारित सहभागिता, मेजॉरिटी बेस्ड जो आपकी सहभागिता देखने को मिलती है हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। हम गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम गैर लोकतांत्रिक शासन, तानाशाह, राजतंत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। सैन्य शासन के बारे में पढ़ेंगे, जो विश्व के बहुत सारे या कुछ अफ्रीकी कंट्रियों में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में, संविधानवाद के संकट के बारे में। संविधानवाद एक अवधारणा है। संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान के अनुसार किसी व्यवस्था को चलना ही संविधानवाद है। और संविधानवाद का संकट मतलब कि जब जब इस व्यवस्था को चलाने में जितनी भी प्रकार की संकटों का सामना करना पड़ा है इतिहास में किसी भी लोकतंत्र तांत्रिक देश को या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग लोकतांत्रिक संक्रमण के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे लोकतंत्र का संक्रमण चल रहा है। इसके बाद विकास की अवधारणाओं को समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे अल्प विकास, निर्भरता,
आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत क्या है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे शक्ति की संरचनाएं क्या है, शासक वर्ग कौन सा है, शासक संपन्न अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक अभिजनवाद के बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे निर्वाचन पद्धतियों के बारे में, साथ में हम लोग समझेंगे राजनीतिक दल क्या होते हैं, दलीय सिस्टम क्या है। हमारे देश में जैसे बहुदलीय सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीयवाद क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। इसके अलावा हित समूह, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, जो विभिन्न वर्गों के हितों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो उन वर्गों के ऊपर ध्यान देने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, ऐसे वर्गों को कहा जाता है हित समूह। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन के बारे में, एनजीओस क्या होते हैं, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज क्या होता है, नव सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है राजनीतिक शास्त्र के इकाई 4 में। अब हम बात करते हैं इकाई 5 की। तो इकाई 5 में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो इकाई 5 है ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उपागम की बात करता है कि कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, इसकी बात हुई है इकाई 5 में। कौन कौन से सिद्धांत, एक सिद्धांत है आदर्शवाद का, एक सिद्धांत है यथार्थवाद का, एक सिद्धांत है संरचनात्मक मार्क्सवाद, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म कहा जाता है, एक है नव उदारवाद का, एक हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के बारे में समझेंगे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत हैं, किसी भी देश को चलाने की जो अंतरराष्ट्रीय नीतियां होती हैं उसकी आलोचना को हम लोग समझेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक अवधारणा के बारे में जानेंगे राज्य की अवधारणा क्या होती है, राज्य की प्रणाली क्या होती है, गैर राजकीय कर्ता क्या होते हैं, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी विदेश नीति की बात आती है तो ये शक्ति, संप्रभुता और सुरक्षा ही उसके कोर में चले जाते हैं। तो इस सिद्धांतों के कोर में हम शक्ति, संप्रभुता और सुरक्षा की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे संघर्ष के बारे में और शांति के बारे में, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष, विनियोजन और संघर्ष का रूपांतरण। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आज जो देखने को मिलता है कि हथियारों की होड़ लगी हुई है। हर देश अपने आप को सर्वशक्तिमान साबित करके विश्व व्यवस्था पर अपना कब्जा करना चाहता है। तो इस विनाशकारी हथियारों के प्रयोग को रोकना, उनका निवारण करना, संघर्ष की परिणति को विनियोजित करना, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 5। इसके अलावा हम समझेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसका मूल्यांकन करना है, शांति और विकास से संबंधित उसके दृष्टिकोण को समझना है और अंतरराष्ट्रीय विधियां और अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए जो न्यायालय की व्यवस्था है इस विश्व में, उस सारी व्यवस्थाओं को हम लोग समझेंगे इकाई 5 अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले चैप्टर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्विक अभिशासन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जानकारी हमको यहां मिलेगी। इसके अलावा हम लोग उत्तर दक्षिण संवाद पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ डायलॉग, जो संयुक्त राष्ट्र का अभी वर्तमान में समसामयिक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है जिसका। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की, WTO की, हम बात करेंगे G20 की, ब्रिक्स देशों की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्षेत्रीय संगठन के बारे में। तो पूरे विश्व के जो देश हैं अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी विचारधारा और अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर विश्व के अलग अलग देशों ने अलग अलग गुट का निर्माण किया है। उन गुटों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ यूरोपियन यूनियन के बारे में, अफ्रीकन यूनियन के बारे में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आसियान समूह के बारे में। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कंपेरेटिवली चैलेंजेस कि वर्तमान में समसामयिक चुनौतियां कौन सी हैं, इनके बारे में देखिए। तो आतंकवाद आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौती बनकर है, जलवायु परिवर्तन पूरे मानव जीवन के अस्तित्व को खतरा पैदा कर रहा है, पर्यावरणीय चिंताएं क्या हैं, मानवाधिकार की बात समझेंगे, प्रवासन, शरणार्थियों की स्थिति के बारे में, गरीबी, विकास, धर्म, संस्कृति और पहचान की राजनीति की भूमिका क्या होती है, इन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे इकाई 5 में। इसके आगे हम लोग देखते हैं इकाई 6। तो इकाई 6 में हम जानेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में कि इकाई 5 में तो हमने समझा कि
अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अवधारणाएं क्या होती हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जो प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, हमने उनके बारे में समझा। लेकिन इकाई 6 में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। और भारत की विदेश नीति का जो दृष्टिकोण है वो उत्तर औपनिवेशिक रहा, विकासात्मक रहा, उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने आजादी के बाद जो अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव। तो जैसे हम इसके डीप में जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि आजादी के बाद जो हमारे देश की विदेश नीति रही वो पंडित नेहरू पर केंद्रित थी और 1964 तक की विदेश नीति को नेहरू की विदेश नीति कहा जाता है। उसके बाद हमने अलग अलग चीजों को अपनाया। आजादी के बाद हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो विश्व के 4-5 बड़े नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी शामिल थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। उसके अलावा हम देखेंगे भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी, परमाणु पॉलिसी के बारे में। प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को समझेंगे। और जब प्रमुख शक्तियों की बात होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध, दूसरी प्रमुख शक्ति सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया के साथ भारत के संबंध, और रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये विश्व की 3 महाशक्तियों के साथ भारत के संबंधों के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा इकाई 6 में। इसके अलावा हम देखेंगे बहुध्रुवी दुनिया के साथ भारत का संबंध। बाइपोलराइज्ड वर्ल्ड में भारत की क्या पोजीशन है, भारत इस बहुध्रुवी व्यवस्था में अपने आप को कहां बना करके रखा है, इन सब की चर्चा होगी। भारत के साथ ब्रिक्स के कैसे संबंध हैं, आसियान के कैसे संबंध हैं, संघाई कॉरपोरेशन के साथ भारत के संबंध, अफ्रीकी यूनियन, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जहां से हम खाड़ी देश, जहां से हम अपने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करते हैं, उन विश्व के अलग अलग गुटों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध। तो सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारी विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत के बारे में समझेंगे। हमारी पॉलिसी एक लुक ईस्ट की पॉलिसी आई और बाद में उसको चेंज करके एक्ट ईस्ट की पॉलिसी कर दिया गया, उसको देख करके पढ़ेंगे। फिर हम लोग लुक वेस्ट की, हमारी जो विदेश नीति का हिस्सा है, एक विदेश नीति का सिद्धांत जो चल रहा है लुक वेस्ट की, पश्चिम की ओर देखो। बहुत लंबे समय तक हमने लुक ईस्ट की बात की। लुक ईस्ट के बाद हमने उसको एक कदम और आगे बढ़ाया, हमने एक्ट ईस्ट की बात की। अब हम बात करते हैं लुक वेस्ट की। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की भूमिका देखेंगे जिसमें संयुक्त राष्ट्र के साथ विश्व व्यापार संगठन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है ना, IPCC के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। उसके साथ ही अभी वर्तमान में भारत की विदेश नीति के समक्ष जो चुनौतियां पेश हो रही हैं उनके बारे में हमको समझना है। उन चुनौतियों में हम सबसे पहले देखेंगे समुद्री सुरक्षा के बारे में, ऊर्जा सुरक्षा की अवधारणा को समझेंगे, पर्यावरणीय सुरक्षा की बात करेंगे, प्रवास और शरणार्थियों से संबंधित समस्या को समझेंगे, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। ये जितने भी मुद्दे हैं किस आधार पर और किस हद तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा इकाई 6 में। अब बात करते हैं इकाई 7 की। इकाई 7 जो है वो प्योर भारत की पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेगा, भारत में राजनीतिक संस्थाओं की बात करेगा। संस्थाओं में हमको सबसे पहला देखना है भारत में संविधान का निर्माण कि औपनिवेशिक विरासत में हमको क्या मिला, भारत के संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया रही वो कैसी रही, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उस संविधान के निर्माण में क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे, वैचारिक अवलंबन के बारे में पढ़ेंगे, संवैधानिक बहसों को समझेंगे कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा ने किन किन मुद्दों पर कौन कौन से बहस हुए, मूल अधिकार को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, अनुसूचित जातियों को लेकर के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर के, जितनी भी संवैधानिक बहस हुई उनके बारे में देखेंगे। आगे चलकर हम लोग इसमें देखेंगे भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान के दर्शन में उसकी उद्देशिका, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता क्या है, उसमें नियंत्रण और संतुलन कैसे बैठाया जाएगा, और मौलिक संरचना पर बहस और संविधान पर संशोधन की प्रक्रिया को समझेंगे। यूनिट 7, 8 और 9 जो है
वो कंप्लीट भारत के संवैधानिक विकास की बात करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में हम देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके सहयोग के लिए मंत्री परिषद को हम समझेंगे। इसके बाद संसद की संरचना के बारे में, उसकी भूमिका, उसकी कार्य पद्धति और संसदीय समितियों की चर्चा होगी। इसके बाद हम लोग न्यायपालिका में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको कहा गया, न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में समझेंगे। ठीक इन्हीं संरचनाओं को हम देखेंगे राज्य के परिप्रेक्ष्य में कि राज्य में भी फिर कार्यपालिका होगी, विधानमंडल होगा, कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संघवाद के परिप्रेक्ष्य को समझेंगे कि सशक्त केंद्र परक संरचना क्या होगी, संघीय प्रावधान क्या है, अनुकूलन क्या है, अंतर सरकारी समन्वय की क्रियाविधि क्या है और अंतरराज्यीय परिषद और उभरती हुई जो क्षेत्रीय प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 7 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं इकाई, अच्छा इसमें भी कुछ बचा हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे निर्वाचन, भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। निर्वाचन को कंडक्ट कराने के लिए, संचालित करने के लिए जो अथॉरिटी बनी हुई है निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया समझेंगे, उसका संचालन, नियम, इलेक्शन रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार की बात होगी। स्थानीय शासन संस्थाएं, जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के जो स्थानीय सरकार की व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कार्यपद्धति पढ़ेंगे और उसके सुधार के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर हम लोग सांविधिक निकाय के रूप में देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो ऐसे निकाय जिनका गठन संविधान ने के माध्यम से किया गया वो कहलाते हैं संवैधानिक निकाय, और ऐसे निकाय जिनका गठन या जिनकी स्थापना संसद ने कानून बनाकर की उसको बोलते हैं सांविधिक या विधिक निकाय, लीगल बॉडी। क्लियर है यहां तक? इसके आगे आप देखिएंगे इकाई 8, तो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, पॉलिटिकल प्रोसीजर क्या है, राज्य की अवधारणा, अर्थव्यवस्था और उसका विकास, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसे रही, भारत की राज्य को या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमारा विकास मॉडल क्या रहा, हमारी नव आर्थिक नीति क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ, वृद्धि के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को देखेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत, वैश्वीकरण के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ क्या है, कि वैश्वीकरण ने हमारे आर्थिक हितों को तो साधा, आर्थिक हितों को तो पूरा किया, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हमारे सामाजिक परंपराओं को और सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाया। पश्चिमी सभ्यता का भारतीय सभ्यता पर हावी होना वैश्वीकरण के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। यहां पहचान की राजनीति क्या होगी, धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर जो पहचान की राजनीति चले आ रही है लगभग 30 के दशक से, उसको हम लोग देखेंगे। सामाजिक आंदोलन के रूप में दलित आंदोलन को समझेंगे, जनजातियों के आंदोलन को समझेंगे, महिलाओं के आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को और श्रमिकों के आंदोलन को समझेंगे। आजादी के बाद इन वर्गों ने अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आंदोलन चलाए, उन आंदोलन के बारे में पढ़ना है। नागरिक समाज के समूह क्या होते हैं, गैर दलीय सामाजिक मंच क्या होगा, एनजीओस क्या होते हैं, सामाजिक अभियान समूह क्या होता है, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र के इकाई 8 में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, कि भारतीय राजनीति के समक्ष कैसे लंबे समय से क्षेत्रीकरण की चुनौतियां आती रही। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, कि भारत में राज्य के निर्माण किस आधार पे हुए, वो किस तरह आगे उनकी प्रगति हुई, राजनीतिक और आर्थिक इकाई के रूप में राज्य की भूमिका क्या है, उपराज्य क्षेत्र क्या होते हैं, क्षेत्रीय विषमता क्या होती है, और नए राज्यों की मांग, जो कभी कभी आप लोग न्यूज में सुनते हो बोडोलैंड की मांग हो रही है, तो ऐसे इस क्षेत्रों पे नए राज्यों की मांग की जो अवधारणा है उसको समझेंगे। भारत में जेंडर और राजनीति के बात को समझेंगे। अभी वर्तमान में महिला आरक्षण बिल जो संसद में पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये जेंडर राजनीति की ही बात करता है, जहां महिलाओं को समानता और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे पर बात की जा रही है। अगर वर्तमान में जो संसद में पेंडिंग बिल है अगर वो पास हो गया तो महिलाओं को भी हमारे विधायिका में समानता और प्रतिनिधित्व दोनों देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम राजनीतिक दलों की विचारधारा के आधार पर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं,
हर दल, कोई लेफ्ट पार्टी है, कोई राइट पार्टी है, कोई सेंटर पार्टी है, तो राजनीतिक विचारधारा के दक्षिणपंथी समूह क्या होंगे, राजनीतिक विचारधारा के उत्तरपंथी समूह क्या होंगे और मध्यवर्ती समूह क्या होते हैं, ये सब के आधार पर भारत की राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हम लोग देखेंगे। इसके अलावा चुनावी राजनीति समझेंगे, उसमें सहभागिता लोगों की, चुनावी प्रतिबद्धता, प्रतिनिधित्व और उभरती हुई प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इकाई 9। इकाई 9 जो बताता है वो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। इस लोक प्रशासन में हम लोग लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के उपागम क्या होंगे, दोनों में अंतर डिफरेंसेस क्या होंगे, प्रणाली, सिद्धांत, निर्णय, निर्माण, पारिस्थितिकी उपागम, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है लोक प्रशासन के इकाई 9 में। फिर लोक प्रशासन की अवधारणाओं में हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की जो बदलती हुई प्रकृति है कि इन चैलेंजेस के बीच में लोक प्रशासन जैसे अपने आप को ढाल रहा है, उस समस्या को या उस प्रवृत्ति को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग संगठन के सिद्धांत और नियम क्या होते हैं समझेंगे कि संगठन के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या होते हैं, अधिकारी तंत्र का सिद्धांत क्या होता है और अधिकारी तंत्र का मानव संबंध के साथ, मानव संबंध का जो सिद्धांत है अधिकारितावाद में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 9 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे संगठन का प्रबंधन, जिसमें नेतृत्व की बात होगी, अभिप्रेरणा मोटिवेशन की बात होगी। इसके अलावा हम लोग संप्रेषण सिद्धांत के नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम पढ़ेंगे। चेस्टर बर्नार्ड जो हैं वो लोक प्रशासन के एक विचारक रहे हैं, उनके नियम क्या कहते हैं संप्रेषण के, कम्युनिकेशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। संगठन में सूचना प्रबंधन क्या होगा, संगठन में संघर्ष प्रबंधन क्या होगा, मैरी पार्कर, फॉलेट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उद्देश्य आधारित प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं पीटर ड्रगर को। क्लियर है बात यहां तक? इसके बाद हम लोग देखेंगे इकाई 10। तो इकाई 10 जो है वो भारत में शासन, विधि और लोक नीति की बात करता है। लोक नीति में हम लोग देखेंगे शासन क्या है, सुशासन क्या है, लोकतंत्रीय शासन क्या, राज्य की भूमिका क्या, नागरिक समाज और व्यक्ति की भूमिका क्या है। इसके अलावा उत्तरदायित्व क्या है इस शासन का, नियंत्रण कैसे होगा, तो नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक कार्यपालिका, विधायिका, ये जो सरकार के अंग हैं, इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, नियंत्रण स्थापित करते हैं। प्रशासनिक और बजटीय नियंत्रण होता है संसद में। संसद की समितियां जो होती हैं वो देश की सरकार के ऊपर या देश की कार्यपालिका के ऊपर अपना नियंत्रण कैसे बना करके रखती हैं। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कार्यपालिका का न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, अब भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। भारत की लोक नीति में, भारत की विधियों में जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है उस पर सुधार की गुंजाइश पर बात होगी। सुशासन के संस्थानिक तंत्र की बात होगी, जिस पर हम पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली और एम्बुसमेंट। ये जो लोकपाल की बात होती है, आज जो देश में विगत एक दशक से जो लोकपाल की बात हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे, लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। और ग्रास रूट पर शासन, ग्रास रूट मतलब स्थानीय स्तर पर जो शासन की व्यवस्था है। हम देखते हैं स्थानीय स्तर पर शासन की व्यवस्थाओं में हमको पंचायती राज देखने को मिलेगा और उनकी कार्यपद्धति को देखने को मिलेगी। इसके अलावा इकाई 10 में ही हम समझेंगे योजना और विकास। तो योजनाओं के अलग अलग पहलू पर हम देखेंगे, विकेंद्रीकृत योजना, सेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर विकास की योजना है प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, सतत विकास की, ई गवर्नेंस, NITI आयोग, नीति आयोग, इनके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, MNIRGR के विशेष सिद्धांत के, मनरेगा, ये लिखा हुआ है मनरेगा, तो रोजगार की जो स्कीम चलती है मनरेगा, उसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए शासन की विधियों के लिए कौन उत्तरदायी है, उनकी बनाने की क्रियाविधि क्या है, और पब्लिक की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये जो जन सुनवाई और ऑडिट की जो सिद्धांत है, इसके बारे में हमको पढ़ना है राजनीतिक शास्त्र के पूरे सिलेबस में।
तो साथियों बहुत कम समय है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारियां करनी है, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां करनी है। तो कल्प वृक्ष में आपका स्वागत है। आप लोग अपनी तैयारियों को नया आयाम दीजिए और मैं आदित्य आपकी तैयारियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।